जो पहला प्रश्न है वह है कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। तो भाई कैलोरी आधारित तरीका ये हम जानते हैं निर्धनता की पहचान के लिए एक तरीका है कैलोरी की कितनी कैलोरी हो तो वह शहर में कितनी कैलोरी कंज्यूम हो तो वह गरीब कहलाएंगे और गांव में कितनी कैलोरी से कम कंज्यूम हो तो वो गरीब कहलाएंगे। तो ये जो कैलोरी आधारित है यानी कि वो जो खाना खा रहे हैं उससे जो कैलोरी मिल रही है ये उपयुक्त नहीं मान सकते। तो भाई इसका उत्तर आपके सामने है। कैलोरी आधारित निर्धनता माप के तरीकों को उपयुक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि इस आधार पर निर्धन और अति निर्धन, भाई देखो गरीब में भी आप निर्धन हैं अति निर्धन हैं, गरीब एक जैसे तो होते नहीं, उसमें भी एक बहुत गरीब होते हैं, कुछ थोड़ा सा होती है अर्निंग उनकी, वैसे होते हैं। तो इन दोनों में हम अंतर नहीं कर सकते क्योंकि हमने कैलोरी किया तो भाई खाना तो दोनों ही खाएंगे, लेकिन जो कम गरीब हैं वो हो सकता है कुछ लाइफ की चीज़ें ले सकें, है ना, और अति निर्धन वो भी नहीं ले सकते हों लेकिन वो कैलोरी उतनी कंज्यूम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि वो कितना खा रहे हैं उसके आधार पे अगर हम निर्धनता को तय करेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि निर्धनों में भी कैटेगराइज होती है, वर्गीकरण ये नहीं कर सकता कैलोरी का आधार। तो कैलोरी के आधार पर मापने पे सभी निर्धन एक ही वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। सारे निर्धन मतलब निर्धन में भी जो ज़्यादा निर्धन है, कम निर्धन है, मध्यम निर्धन, उसको ये कैटेगराइज नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि केवल भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं के आधार पर निर्धनता को मापना उचित नहीं है, बल्कि निर्धनता की माप को अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। केवल खाने से आप नहीं माप सकते। खाने को अगर देखा जाए तो एक भीख मांगने वाला भी 4 रोटी एक टाइम खा रहा है और एक थोड़ा जो कम गरीब है वो भी 4 रोटी खा रहा है। तो यहाँ पे तो आप भीख मांगने वाले को और एक गरीब किसान को एक ही लाइन में खड़ा कर दे रहे हो, तो ये तो सही नहीं है ना। तो और भी सामाजिक और आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं निर्धनता को। निर्धनता की माप करते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि कैलोरी आधारित से क्या होता है कि सारे गरीबों को, हर तरह के गरीब को हम एक ही लाइन में कर देते हैं, जबकि हमें सामाजिक और आर्थिक कारक भी इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम का क्या अर्थ है। तो भाई मैं अभी इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बताऊँगी, इसलिए नहीं बताऊँगी क्योंकि आपको इसका उत्तर मेरे दूसरे वीडियो में मिलेगा जो कि स्पेशली मनरेगा के लिए ही बनाया हुआ है। तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, मैं लिंक में भी आपको दे दूँगी, उसका लिंक दे दूँगी आपको आई बटन में, आप वहाँ से भी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका मिल जाएगा। तो आप जा कर के मनरेगा कार्यक्रम क्या है इसको डिटेल में देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है। तो भैया रोजगार का सृजन होगा तो निर्धनता से मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि निर्धन है तो रोजगार बेरोजगार है और रोजगार नहीं है इसलिए निर्धन है। दोनों में एक कारण प्रभाव संबंध होता है, यही बात उत्तर में लिखी गई है। निर्धनता और बेरोजगारी में एक कारण प्रभाव संबंध है और जहाँ कारण प्रभाव संबंध होता है वहाँ पर एक को अगर निरस्त कर दिया जाए, एक का सॉल्यूशन किया जाए तो दूसरा अपने आप स्वतः ही सॉल्यूशन उसका हो जाता है। यदि हम बेरोजगारी उन्मूलन कर दें गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी, यानी कि हम रोजगार दे दें लोगों को तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए। अवश्य ही एक व्यक्ति आय के साधन या रोजगार के साधन की अनुपस्थिति में ही निर्धन होता है। भाई कोई गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई अवसर नहीं है, तो इन सब के कारण ही, न रहने के कारण ही निर्धन है। यदि सरकार उसके लिए रोजगार का प्रबंध कर दे, चाहे मजदूरी रोजगार चाहे स्वरोजगार के रूप में, तो वह निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर आ सकता है। या आपके सामने चौथा प्रश्न है आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन से निर्धनता की समस्या का समाधान किस प्रकार होता है। भाई आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियां क्या हैं? जैसे कि आपका मकान, आपने मकान बनवाया, परिसंपत्ति है आपकी और उसे किराए पे दे दिया, या फिर कोई गाड़ी आपने निकाली उसे किराए पे चलाने लगे। तो इस तरह से आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियां भूमि हो गई, इसी तरह कई गाड़ियां हो गई, ट्रैक्टर हो गए। तो इनका अगर सृजन हो जाता है तो निर्धनता की समस्या का समाधान हो सकता है।
तो भाई कैसे हो सकता है, इसी बात को पूछा जा रहा है। उत्तर में देखिए है, निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को लगा कि वर्धनशील परिसंपत्तियां, वर्धनशील यानी कि आय सृजित करने वाली, जिन परिसंपत्तियों से आय का सृजन होता है उसको वर्धनशील परिसंपत्तियां कहते हैं, और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इस नीति को तृतीय पंचवर्षीय योजना में, थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे उद्योग लाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, बैंक ऋण यानी कि ऋण जो है, लोन जो है, कर्ज वो बैंक देगा और छोटे उद्योगों को दिया जाएगा, इसको वित्तीय सहायता कहते हैं। भूमिहीनों को भूमि आवंटित करके रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होता है। वित्तीय सहायता, भूमि व अन्य परिसंपत्तियों के अर्जन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा आमदनी बढ़ती है, जिससे निर्धनता की समस्या हल होती है। इसका मतलब सीधा सा है भाई कि आपको अगर निर्धनता को घटाना है, निर्धनों को घटाना है, तो आप इन सब चीज़ों में वित्तीय सहायता, भूमि, अन्य परिसंपत्तियां, इन सब में बढ़ावा दीजिए। ये सब देने चाहिए निर्धनों को। जैसे होता है ना, भीख मांगने को हम लोग क्या पैसे दे देते हैं सीधे, लेकिन नहीं, उन्हें किसी रोजगार में लगा दीजिए, उनको भूमि खरीद के छोटी सी दे दीजिए, या फिर मतलब अगर निर्धनता को हटाना है तो हमें आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों में पैसा लगाना होगा और उनको सौंपना होगा। ठीक है, तो इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। भाई अगर आप मान लो कि एक गाड़ी खरीद ली और वो कोई निर्धन को दे दिया सरकार ने, तो उससे क्या होगा, उसको रोजगार मिलेगा, है ना, और बढ़ेगा, 1 से 2 गाड़ियां हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे पूरा मूल है इसका कि आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियां निर्धनता को दूर करती हैं। 5वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निर्धनता पर त्रिआयामी प्रहार की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भाई भारत सरकार ने जो नीति बनाई वो त्रिआयामी प्रहार कहलाती है, जो निर्धनता पर उन्होंने बनाई। तो इसका क्या मतलब है, तो त्रिआयामी नीति अपनाई जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला जो था उनका आयाम यानी पहला डायरेक्शन जो था वो समृद्धि आधारित रणनीति इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में त्रिवृद्धि, यानी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद कह लीजिए, उसमें वृद्धि, यहाँ विकास नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो समृद्धि, आर्थिक समृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प होगा, यहाँ मिसप्रिंटिंग है, कायाकल्प हो जाएगा। किंतु जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आई, जिस कारण धनी और निर्धन के बीच की दूरी बढ़ गई। भाई माना तो ये गया कि पैसा, आर्थिक समृद्धि अगर बढ़ रहा है तो फिर निर्धनता दूर होगी, लेकिन इसको डिफीट किया, इसको हरा दिया किसने, हमारी जनसंख्या वृद्धि ने। जनसंख्या वृद्धि हुई तो भैया कितना आय पूरी कर लोगे तुम, कितना बढ़ा लोगे, बढ़ाओ, हम जनसंख्या तुमसे ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इसलिए हुआ कि धनी और निर्धन के बीच जो खाई है वो बढ़ती ही गई। दूसरा उनका आयाम था सरकार का वर्धनशील परिसंपत्ति और कार्य का सृजन। अभी अभी हमने देखा चौथे वाले क्वेश्चन में, वर्धनशील परिसंपत्ति जो कि आय को देती है, और कार्य का सृजन कि भैया कार्य का सृजन करो, लोगों को काम दो, जितने लोग उतने काम दो, काम का सृजन करो तो निर्धनता नहीं रहेगी। तो प्रथम आयाम की असफलता के बाद नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि वर्धनशील परिसंपत्तियों और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इस दूसरी नीति को द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया। स्वरोजगार एवं मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता भगाने का मुख्य माध्यम माना जाता है। स्वरोजगार के उदाहरण है, स्वरोजगार का मतलब क्या हुआ कि स्वयं से लोग अपना रोजगार कर सकते हैं छोटे स्तर पे, ठीक है। और मजदूरी आधारित जैसे मनरेगा है ना, तो यहाँ पे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इन रोजगार कार्यक्रमों एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से निम्न आय वर्ग के लोगों को आय अर्जित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब यह कि जो गरीब है उनके लिए आप काम बनाइए, ठीक है। दूसरा क्या है, आप उनके लिए काम बनाइए, ये नहीं कि भैया आप उनको पैसा दे रहे हैं या फिर उनकी आय बढ़ा रहे हैं, उनको काम दीजिए, वो अपने आप अपने रोजगार जो है सृजित करें और फिर उससे वो कमाएंगे, ठीक है। तो ये रही दूसरा इसका
आयाम था ये। निर्धनता निवारण का तीसरा आयाम क्या है? न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं। निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देखिए, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि रोटी है नहीं खाने को, तो रोटी उपलब्ध कराएं। सड़क चलने को नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उन आधारभूत सुविधाओं को पूरा कराइए तो रोज़गार जो है अपने आप क्रिएट होगा। तो इस नीति के अंतर्गत उपभोग, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा में आपूर्ति बढ़ाने पर बल दिया गया। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, पीडीएस। ये आपके जो कोटा की दुकानें होती हैं वो इसके अंतर्गत आता है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। ओके। एकीकृत बाल विकास योजना और मध्यावकाश भोजन, इसमें भी बालकों का जो विकास है वो देखा जाता है। और मिड डे मील, मध्यावकाश भोजन, जिसमें कि आपको लंच में खाना मिलता है 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री में खाना मिलता है स्कूल में। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। बेसहारा बुजुर्गों और निर्धन महिलाओं के लिए भी सामाजिक सहायता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये जो है सरकार ने कहा तीसरे आयाम में कि न्यूनतम जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो न्यूनतम स्तर पे कम से कम उसको प्रोवाइड करा दिया जाए तो निर्धनता दूर की जा सकती है। छठे प्रश्न में पूछा गया है, सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं के सहायतार्थ कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं? तो भाई बुजुर्ग, निर्धन और असहाय महिलाओं, स्पेशली महिलाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है इसको पूरा हमें बताना होगा। उत्तर में है, सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं की सहायतार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, सभी के आगे उसके ईयर दिया हुआ है कि किस सन में ये प्रारंभ किए गए थे। जैसे वृद्धा पेंशन योजना 94-95 में, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 1994-95 में, मातृत्व विकास लाभ योजना ये भी 94-95, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये 97-98, लक्ष्य आधारित खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम 97-98, महिला सर्वशक्ति योजना है, अन्नपूर्णा योजना, महिला स्वयं सिद्ध योजना, महिला स्वाधार योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, आशा योजना, एकल, यानी ये जितने योजनाएं आपको दिख रही हैं इन सबको आप लिखेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो इतने सारी योजनाएं जो हैं असहाय महिलाओं के लिए, बुजुर्गों और निर्धनों के लिए चलाई गई। 7वां प्रश्न है, क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है? तो बिल्कुल है संबंध, वही कारण और प्रभाव का अभी हम लोगों ने देखा इसको। लेकिन हम लोग इस तरह से एक चक्र बना के लिख सकते हैं, निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वृत्तीय संबंध है। वृत्ति का मतलब एक के कारण दूसरा, दूसरे के कारण पहला। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वो अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं खरीदने में भी सक्षम नहीं होगा। मतलब जो बेसिक चीज़ उसे चाहिए, उसके लिए खाना, कपड़ा, ये सब भी वो नहीं खरीद पाएगा, अतः वह निर्धन ही बना रहेगा। तो ये इसको चक्र में दिखाया गया है। इतनी बातें लिख के आप इस चक्र के द्वारा उसको शो कर सकते हैं, ये ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगा। बेरोजगारी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण के रूप में आय का कोई साधन नहीं, ठीक है, आय का कोई साधन नहीं और आधारभूत आवश्यकता पूरा करने में असक्षम, यानी कि हम अपने लिए रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। फिर निर्धनता में ही हैं हम, और निर्धनता में है तो शिक्षा तो ग्रहण कर ही नहीं रख सकते, खाली पेट हम न ट्रेनिंग ले सकते हैं न पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर हम बेरोजगार रह जाएंगे। और फिर बेरोजगार हैं तो आय में कोई साधन नहीं। इसी तरह ये एक जो है पूरा चक्र चलता ही रहता है और इसी को कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र। इसमें व्यक्ति फंसा रहता है। तो निर्धनता और बेरोजगारी में एक वृत्तीय संबंध या कारण प्रभाव संबंध होता है। 8वां प्रश्न है, मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं और छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं। आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे और क्यों? तो भाई सीधी सी बात है, आप गरीब परिवार से मानने के लिए कहा गया है और एक दुकान खोलना है आपको, तो आप ऋण किस योजना के तहत लेंगे या फिर किस योजना के तहत सहायता पाएंगे? उत्तर है, स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन परिवार का कोई भी शिक्षित सदस्य किसी भी प्रकार की छोटी दुकान चलाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। स्वरोजगार कार्यक्रम, ठीक है।
पूर्व रोजगार कार्यक्रमों के तहत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, पर 90 के दशक से इन नीति में बदलाव आया है। अब इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भाई अभी तक तो ये था कि सरकार देगी आपको, लेकिन अब इनको प्रेरणा दी जाती है, प्रेरित किया जाता है कि आप स्वयं में 10 लोगों का 20 लोगों का एक समूह गठित कीजिए और एक दूसरे की खुद ही आप सहायता कीजिए। ठीक है, बचत को, छोटी छोटी बचतों को एकत्र कीजिए और फिर एक लोगों को महीने में एक लोग उधार ले लें जिनको ज़रूरत है। ये बहुत सारे जगहों पे गांव में बीसी के नाम से भी होता है। तो एक तरह से वो तो प्राइवेट है, अपने में स्वयं सहायता समूह को प्रेरित किया जाता है सरकार के द्वारा अब, और बाद में सरकार बैंकों के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यानी सरकार भी उसे अपने में जोड़ती है और उसके लिए सहायता उपलब्ध कराती है। ये समूह ही निश्चित करते हैं कि किसे ऋण दिया जाए। तो भाई इस योजना, अगर दुकान खोलना है तो आप पहले तो ये होता था कि स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत आप आवेदन करेंगे, लेकिन अब क्या है, स्वयं सहायता समूह के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। क्या यह कहना सही होगा कि निर्धनता गांव से शहरों में आ गई है? अपने उत्तर के पक्ष में निर्धनता अनुपात प्रवृत्ति का प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके लिए एक तालिका बनाई गई है। उत्तर में है, दिए गए तालिका और चित्र भारत में निर्धनता प्रवृत्तियों के ग्रामीण शहरी परिदृश्य को प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली निर्धनता शहरी की तुलना में अभी भी अधिक है, यानी गांव में गरीब ज़्यादा है। उसके पीछे कई कारण हैं, आप लोगों ने निर्धनता वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तालिका जो है इस अनुपात को दिखाती है। वर्ष 72-73 में गांव में 54%, शहरों में 42। ठीक है, कुल यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह हम देख रहे हैं समय के साथ 87-88 में शहरी जो है 40 है निर्धनता और इसकी 39 है, यानी निर्धनता घटी तो है, अनुपात जो है इसका वो देखी जाएगा। अभी हम आपको दंड चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। 93-94 41 और इसका 35 है। 2000 में 27 है ग्रामीण की, तो इसकी 23 है। 2009-10 में 33 है ग्रामीण और शहरी है 20। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि शहरी जो है निर्धनता वो ज़्यादा है, ज़्यादा कम है, और ज़्यादा है ग्रामीण की निर्धनता। अब इसको हम जब अनुपात जो है इसका देखेंगे तो इसकी तुलना भी कर पाएंगे। इसको आगे किया गया है। आंकड़ों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। ग्रामीण निर्धनता 72-73 में 54 से घटकर 27 हो गई, जो मैंने बात अभी कही उस टेबल को देख के वही चीज़। और शहरी निर्धनता 23 हो गई। गांव में गरीबी का स्तर शहर से ज़्यादा है, और 93-94-99-2000 में गरीबी के स्तर में सराहनीय कमी आई है। ठीक है, अब उसके बाद ग्रामीण अगर इस तरह से दिखाया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और शहरी को वर्टिकल लाइन, और कुल है यहाँ पर खाली जो ब्लैंक है। तो यहाँ पे दंड चित्र के माध्यम से भी इसको हम लोग अंकित कर लेंगे, उत्तर में लिखेंगे अपने दोनों के अनुपात में इस तरह से। यहाँ पर जैसे कि 72-73 में जो ग्रामीण निर्धनता है वो ज़्यादा है शहरी से। यहाँ पे जो ग्रामीण निर्धनता है वो कम हो जाती है, थोड़ी सी कम होती है 87-88 में शहरी से, और फिर बढ़ती है 93-94 ग्रामीण ज़्यादा और शहरी कम। फिर 99-2000 में भी ग्रामीण ज़्यादा शहरी कम, और 2009-10 में ग्रामीण ज़्यादा शहरी उससे बहुत कम। देखिए, जब हम यहाँ तुलना करने लगते हैं तो यहाँ इस गैप को देखते हैं। ठीक है, ये गैप जो है किस में ज़्यादा है, इसमें मान लो इतना है, यहाँ पे बहुत कम, यानी 87-88 में ग्रामीण और शहरी निर्धनता लगभग एक सी थी, बल्कि शहरी की एक कदम आगे थी। यहाँ पे दोनों के बीच गैप कम है, यहाँ पे भी कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि गांव के जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा है शहर के गरीब से। तो दंड चित्र बनाने का यही मोटो होता है कि चीज़ें समझ में आए, दोनों में कंपैरिजन किया जा सके। तो आई होप कि ये पूरा उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 10 आपके सामने है। मान लीजिए कि आप किसी गांव के निवासी हैं, अपने गांव से निर्धनता निवारण के कुछ सुझाव दीजिए। तो भाई उत्तर आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद से हमारी सभी नीतियों का ध्येय यानी कि उद्देश्य समान और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास रहा है। हमारा निर्धनता निवारण कार्यक्रम प्रगति पर है, लेकिन हमें निर्धनता निवारण में सराहनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है।
ग्रामीण होने के नाते गांव से निर्धनता निवारण हेतु मैं निम्नलिखित सुझाव दूंगा। पहला है, सर्वप्रथम निर्धनों की पहचान की जाए। पहले तो भाई जो गरीब है उनको निकालो, है ना। सभी पे तो अप्लाई होगा नहीं, पहले तो हमें संख्या लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो भी कार्यक्रम बनाए हैं उन्हीं लोगों के लिए बनाने होंगे। तो निर्धनों को गिनो, पहचानो। दूसरा, समृद्धि कार्यक्रमों में निर्धनों की प्रभावपूर्ण सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, जिससे आय समृद्धि होती है, उसमें निर्धनों को सहभागिता दी जाए। निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, सूचना आदि आधारित संरचनाएं उपलब्ध कराई जाए। भाई कोई गरीबी के मारे स्कूल जाने से न वंचित रह जाए, सड़क उसके लिए हो ताकि वो जो भी व्यापार करे वहाँ से माल लाया जा सके, विद्युत हो ताकि उनकी मशीनें चल सके, संचार की सुविधा हो ताकि वो देश दुनिया की खबरें, सूचना आधारित प्राप्त कर सकें। ठीक है। चौथा क्या करेंगे, समृद्धि कार्यक्रमों में निर्धनों की प्रभावपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, जिससे रोजगार के अवसरों की रचना होगी और आय के स्तर में सुधार होगा। स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए कि भाई कोई मान लो कि लिफाफा का रोजगार करना चाहता है, मोमबत्ती बनाने का, चौक बनाने का, तो इसके लिए उनको लोन वगैरह मिल जाए आसानी से। इसका हम स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए बढ़ावा देंगे इनको। अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाए, जो केवल लेबर बनने के, मजदूर बनने के काबिल है, उनको भी किसी किसी चीज़ में प्रशिक्षित करके उस कामों में लगाया जाए, फैक्ट्री में लगाया जाए। तो ये 6 बिंदु आप लिख सकते हैं कि ये सुझाव मैं एक ग्रामीण होने के नाते दूंगा। लास्ट और 11वां क्वेश्चन है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि गरीब लोग सड़कों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के किनारे झुग्गियों में रहते हैं। उनके रहने की दशाओं में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाएं। तो भाई ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने अभी दूसरा एक था ना कि गांव में है तो निर्धनता निवारण, हाँ ये 10वां। मान लीजिए कि आप किसी गांव में हैं तो निर्धनता निवारण का सुझाव दीजिए। तो गांव में अलग तरह के कारण होते हैं गरीब होने के, और शहर में है लोग सड़क, रेलवे स्टेशन, झुग्गियों में रहते हैं। तो गरीब नहीं, यहाँ स्पेशल उनके रहने की बात हो रही है, रहते हैं। ठीक है, तो रहने का मतलब ये है कि उनके लिए कोई ऐसी सुविधा बनानी पड़ेगी जिससे वह उनको क्या मिल जाए, सरकार द्वारा बनाया हुआ मकान मिल जाए उन झुग्गियों के स्थान पे, और वहाँ शौचालय हो, सुलभ शौचालय भी हो, शौचालय हो, सामुदायिक शौचालय हो, घर घर में शौचालय हो, ताकि वहाँ जो गंदगी वो लोग फैलाते हैं वो न फैले। दूसरी बात कि इनको रहने की जब प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी तो इनके लिए रोजगार का भी कोई ना कोई एक विकल्प इनके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो मैंने इतना हिंट दे दिया, थोड़ा सा आप इसको और डिटेल में करके एक पेज लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये अभ्यास में जितने क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और इनके सारे उत्तर जो हैं अपने नोटबुक में लिख करके याद कर सकते हैं। ये उत्तर जो हैं, आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और अगर चैनल पे नए हैं, आज देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो भाई अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, और नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही लो यार। चलो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।